कानून तोड़ो, जो जो नेगेटिव चीजें थी उन सब के लिए विरोध में काम किया। इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सब कुछ ठीक चल रहा था। अप्रैल, मैंने आपको बताया 6 अप्रैल 1930। अब अंग्रेजों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि भैया गांधी जी कहीं इस बार सच में गड़बड़ ना करवा दें इंडियंस को इस्तेमाल करके। तो गांधी जी को ना समझाने बुझाने के लिए कई दौर चले, कई कोशिशें हुई, गांधी जी नहीं माने। गांधी जी ने कहा सब अपने अपने एरिया में काम करो, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर भारत में भी करो, हर जगह काम करो। एक लहर चल गई कि शायद आजादी आएगी। अब गांधी जी ने एक और बड़ी बात कही, क्या कि टैक्स देना बंद कर दो। इन अंग्रेजों को क्यों टैक्स देते हो, ना इनकी शराब बिकने दो, ना इनके स्कूल कॉलेज चलने दो, छोड़ दो सब चीजें, हर जगह जाना बंद कर दो, इनकी नौकरी सब छोड़ दो, टैक्स भी मत दो, अपने आप दुखी होने दो। अब महात्मा गांधी का स्टेप थोड़ा सा बड़ा था पिछली बार 20 वाले से, जो असहयोग था ना उससे बड़ा था। अंग्रेजों को लगा कि भैया इस बार हाथ से बात निकल सकती है। इन्होंने जैसे तैसे कहा कि इनकी एक मीटिंग करवा देते हैं अपने हेड के साथ। सबसे पहले इन लोगों ने चालाकी की कि इन्होंने कहा हम लंदन में आरटीसी कर रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक गोल मेज थी जिसके चारों तरफ बैठ के ये लोग डिस्कशन करते थे। मेज का गोल होना ये परिचय देता है कि यहाँ कोई भी लीडर नहीं था। जैसे टेबल पे जब बैठते हैं ना, मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर टेबल है, तो ये माना जाता है कि जो यहाँ बैठता है वो हेड है, ये हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग यहाँ बैठते हैं ना उन सबको इसकी बात सुननी होती है, ये हेड कहलाता है। ये तरीका होता है टेबल पे बैठने का। कभी भी बॉस जो है ना वो ऐसे बीच में नहीं बैठेगा, वो हमेशा टेबल के एक तरफ बैठेगा, और जिस तरफ वो बैठेगा बाकी सब लोग उस तरफ देखेंगे। यही तरीका होता है। ऑपोजिट साइड अमूमन खाली रखी जाती है। यहाँ जिसको कोई बात रखनी है, कुछ प्रेजेंट करना है, वो खड़ा होता है, फिर वो अपनी बात रखता है, ये सब लोग पहले उसकी बात सुनते हैं, फिर हेड जो कहता है उसकी बात। ये तरीका है कहीं भी ऑफिशियल मीटिंग का। महात्मा गांधी को जब इनवाइट किया ना कि आ जाओ जी हम तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि इस राउंड टेबल पे कोई हेड नहीं है, यहाँ जितने लोग बैठेंगे सबकी वैल्यू बराबर है, ऐसा दिखाने के लिए किया गया। महात्मा गांधी ने कहा भाई हम तो नहीं आते, हम तो अपना आंदोलन चला रहे हैं, तुम कर लो आरटीसी। बहुत सारे इंडियंस गए, हिंदू महासभा गई, दलित से अपना डॉक्टर ये अंबेडकर जी गए, बहुत लोग गए, तेज बहादुर सप्रू गए, देसी रियासतें गई, लेकिन गांधी नहीं गए। और गांधी मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब सबसे बड़ा संगठन। अगर सबसे बड़ा संगठन नहीं आया तो अंग्रेजों को दिक्कत तो होगी। फर्स्ट आरटीसी फेलियर रही। फर्स्ट क्या ये करनी ही एक थी। अब अंग्रेजों ने फील किया कि गांधी तो नहीं आए, आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन नुकसान करेगा। कहा कोई नहीं, सेकंड भी कर लो। कोई प्लान नहीं था, लेकिन फर्स्ट आरटीसी क्योंकि नाकामयाब रही गांधी के न जाने से, सेकंड आरटीसी बुलाई गई। अब ये कहा गांधी तो इसमें भी नहीं आएंगे, गांधी तो अपना आंदोलन पीक पे पहुंचाएंगे, लोगों को हमारे एंटी करेंगे। तो दबाव बनाया गया यहाँ से भारत कि भैया कुछ भी कहो, कुछ भी सुनो, लालच दो, जैसे माने मनाओ, गांधी को कुछ भी करके आंदोलन रुकवा के एक बार लंदन भेजो। एक बार ये आंदोलन रुक गया तो फिर जनता अपने आप हट जाएगी, वरना सिर पे हमारे बला आके बैठ गई है। गांधी और इसके ये भारतीय हमें छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने गांधी जी के कहा कि गांधी जी आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। कौन? वायसराय। वायसराय से बड़ा तो कोई आदमी नहीं है। गांधी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, इतना बड़ा आदमी जो सबसे बड़ा है भारत में, अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव, वो गांधी से मिलना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मीटिंग कर लूंगा मैं। अब इनकी मीटिंग हुई है दिल्ली में, गांधी की और इनकी मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसे हम कहते हैं दिल्ली समझौता। अब ये समझौता हमेशा दो लोगों के बीच होता है, दो वो लोग जो अपोजिट बातें कर रहे थे। अभी गांधी अपोजिट थे ना इनके, तो दिल्ली में एक समझौता हुआ। और ये दिल्ली समझौता क्या है, उस टाइम पे यहाँ पे लॉर्ड इरविन था जो सारा काम संभाल रहा था, और गांधी थे मेन लीडर कांग्रेस के जो अपना आंदोलन चला रहे थे। तो इरविन ने गांधी को इनवाइट किया अपने ऑफिस में, गांधी जी गए, मिले इनसे। और ये घटना है बेटा 1930 की, ठीक है, 30 का एंड आने वाला था इस टाइम पर। तो गांधी को इरविन ने, अब चालाक तो थे ही अंग्रेज, जो भी बातें कही, जैसा भी है, प्रसन्न करके, खुश करके, जैसे तैसे लालच देके, जो भी लालच पैसे का नहीं, हमारे इंडियंस का ही। ये कहा कि अरे गांधी जी आपके सारे जो इंडियंस हैं भाई जेलों में बंद हैं, बहुत सारे हजारों लोग, रिहा कर देंगे। आप एक बार ऑर्डर दो, आप हाँ करो जाने के लिए, हम रिहा कर देंगे। गांधी ने कहा ठीक है, मुझे ये भी चाहिए भी, जो जो बोला, बोले ठीक है, जो आपने कह दिया हो जाएगा। अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है बेटा, ये कोई उस टाइम देखने वाला तो था नहीं। ऐसा कहते हैं, आप देखो ये वाला साल जो है, अब भगत सिंह की फांसी का टाइम भी आ रहा है। भगत सिंह को फांसी हुई थी ना 23 मार्च 1931 को, तो वो टाइम आने वाला है 31 वाला। और फांसी की डेट मुकर्रर हुई थी शुरू में 24 मार्च। वो अलग बात है कि 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई थी। तो कुछ महीने पहले फांसी हो जाती है मुकर्रर, कई महीने बाद भाई फला दिन
इसको फांसी देनी है, ऐसा नहीं कि कल ही देनी है। तो गांधी जी से बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जब गांधी जी उतरे ना दिल्ली दिल्ली स्टेशन पे, गांधी जी तो अपना ट्रेन में ट्रेवल करते थे, भाई गुजरात से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं। तो जब ये स्टेशन पे उतरे, 8-10 लोग इनके साथ थे, अपनी वही लाठी, वही जो आपने मूवीज में देखा होगा रूप। तो वहां कुछ यंग नौजवान लड़के थे, एक बड़ा पूरा ग्रुप था। सब इनसे मिले और उन्होंने कहा, गांधी जी हाथ जोड़ के, आपके हाथ में है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी आप बचा सकते हो। बस आप इरविन के सामने थोड़े से सख्त हो जाना कि इन लड़कों को रिहा करो। अगर वो ना रिहा करे ना, कहे भाई नहीं हम नहीं रिहा करेंगे, तो लाहौर षड्यंत्र का कैदी है, इसको तो सजा दे रखी है, तो आप बस हाथ जोड़ के कह लेना कि भाई ठीक है, रिहा मत करो, तुम्हें अगर लगता है कि आतंकवादी है तो इसकी सजा को सजाए मौत से, फांसी से कम करके आजीवन रखो जेल में। यानी हम हमारे उस टाइम के इंडियंस यूं भी खुश थे कि भगत सिंह जिंदा रह जाए, बस चाहे पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहे, हमें दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है क्राइम कर रखा है, ठीक है, क्राइम हो गया कि हाँ भाई इसने क्राइम किया है, तो फांसी मत दो, काला पानी भेज दो, जिंदा तो रहे लड़का। तो गांधी जी ने पता नहीं अब क्या किया क्या नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं कि बात ही नहीं रखी। अब उस टाइम पे ना तो कोई सीसीटीवी थे, दो आदमियों से अगला तीसरा आदमी वहां नहीं था। बड़ा सा उसका पूरा कैबिन था, उसमें एक तरफ टेबल के इस तरफ बैठे थे इरविन और उस तरफ गांधी जी, कोई तीसरा आदमी था नहीं जो इन बातों को बता पाता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जब गांधी जी बाहर आए तो गांधी जी ने कहा सारी बातें मान ली सिवाय इस बात के कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को टालेंगे, ये बात उन्होंने नहीं मानी। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने कोशिश ही नहीं की, अगर गांधी जी अपनी बात पे अड़ जाते तो इरविन को तो कुछ भी करके ये बात माननी पड़ती। और कुछ हद तक ऐसा लगता है कि हाँ इरविन दबाव में थे। इरविन किस दबाव में थे? ब्रिटेन से दबाव था कि कुछ भी करके गांधी को भेजो, चाहे येन केन प्रकरण, मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार से, भाई साम दाम दंड भेज, जो करना पड़े गांधी को भेजो। अब ये बात पता नहीं सच है कि गांधी जी ने बात नहीं रखी, या गांधी जी ने उतने दमदार तरीके से नहीं रखी, या गांधी जी ने ये ऑप्शन नहीं रखा कि भैया मौत को फांसी को छोड़ के आजीवन यहाँ जेल में रख लो, भाई बाहर मत भेजो, और क्या होगा, बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ भी, जिंदा तो रहेगा। अब सच्चाई और झूठ का तो उनकी आत्मा ही जाने, वो तो चले गए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गांधी जी ने अपनी बात को रखा ही नहीं, अगर गांधी जी चाहते तो वो बच सकते थे। अब कौन देखने वाला था कौन नहीं, ये हमें नहीं पता। तो दिल्ली समझौता हुआ जिसमें बहुत सारी बातें गांधी के फेवर की थी, लेकिन ये 24 मार्च वाली बात से अंग्रेज मुकर गए, या शायद बात उनके सामने तक पहुंची ही नहीं, या पहुंची तो ऐसे पहुंची जिसपे कि उनको मुकरना ही था। जो भी हुआ, महात्मा गांधी ने वापस आके कहा कि अंग्रेज हमारी शर्तें मान गए हैं और मैं इस आंदोलन को बीच में रोक के स्थगित करता हूँ, खत्म नहीं कर रहा, स्थगित करता हूँ, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड, और मैं जाता हूँ ब्रिटेन, वहां मैं मीटिंग में हिस्सा लूंगा, अपनी बात रखूंगा, क्या पता अंग्रेज मान जाए। गांधी जी इतने बढ़िया चलते आंदोलन को बीच में रोक के और लंदन चले जाते हैं इस आरटीसी में, इसकी बात मान के सेकेंड आरटीसी में हिस्सा लेने। ये आरटीसी कई महीने चली, लगभग 2 महीने, 1.5-2 महीने, 2.5 महीने लगभग चलती रही। गांधी जी को वहां बोलने का मौका तो मिला, लेकिन गांधी जी के अपने ही देश में, भाई जैसे हम लोग इंडियन है, मान लो हम हैं, सिर्फ गांधी थोड़ी ना गए, इंडिया से सिर्फ एक नहीं जाता था, हिंदू महासभा का अलग आदमी, देशी रियासतों के अलग आदमी, अंबेडकर जी अलग, तेज बहादुर सप्रू अलग। गांधी तो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने गए। गांधी और सरोजिनी नायडू, इनका खर्चा कांग्रेस ने दिया कि भाई हमारी कांग्रेस की तरफ से ये 2 कैंडिडेट हैं, ये हमारी बात रखेंगे। हिंदू महासभा अपना आदमी भेजेगी, मुस्लिम लीग अपना आदमी भेजेगी, जो ये लोकल अपने देशी रियासत अपना, अंबेडकर जी डिप्रेस्ड क्लास अपना, सब अपने अपने मेंबर भेजते हैं। इसका मतलब वहां बहुत सारे इंडियन जाते हैं, 80-90 तक इंडियन पहुंचते थे, लेकिन उतना में दमदार इंडियन तो उनमें लिमिटेड लोग थे। अब हुआ क्या, मान लो गांधी जी यहाँ बैठे हैं अपने वही धोती में और वो एक चादर सी लपेट के डंडा लेके, उनके ठीक सामने की सीट अंबेडकर के पास थी, डॉक्टर अंबेडकर। यहाँ बाकी सब लोग कोट पैंट सूटेड बूटेड, सब अंग्रेज बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अब क्या हुआ, गांधी जी ने किसी बात पे जो बातचीत कही, अंबेडकर जी ने इस बात को काटा। जैसे दो इंडियन आपस में बहस करने लग गए, दोनों बड़े, दोनों पढ़े लिखे, दोनों काबिल, दोनों लॉ पढ़े हुए हैं और दोनों को बोलने की भी बहुत ज्यादा समझ है। तो अंबेडकर जी ने गांधी जी की बातों को, वहां कुछ बातों को काटा, गांधी जी ने उनकी बातों को काटा। एक मतलब एक तरह से ना दो लोगों की बहस हो गई। ये बहुत चालाक थे सब लोग, सब लोग अपना तमाशा देख रहे हैं। ये यही चाहते थे कि गांधी यहाँ आए, आपस में ये लोग लड़े, तू मैं करें, बहस करें, और फाइनली नेट रिजल्ट 0 आए कि आरटीसी का क्या निकला, तो कुछ नहीं, ये आपस में इनकी बातचीत ही खत्म नहीं हुई। अंग्रेजों का तो यही प्लान था कि हमारा आंदोलन बीच में एक बार खत्म हो गया, मंदा पड़ गया, दोबारा कौन उतना इंटरेस्ट लेगा। उनका ये सपना पूरा हो गया। गांधी जी यहाँ से 0 रिजल्ट लेकर आए, कुछ भी नहीं निकला, आरटीसी का कुछ भी नहीं निकला। गांधी जी वापस आ गए 2 महीने बाद, ये सर्दियों के आसपास की बात है। वापस आते आते गांधी जी प्लान कर रहे हैं कि जाके यहाँ से तो कुछ निकला नहीं, वापस चलाऊंगा आंदोलन। यहाँ उतरे
उतरते ही अंग्रेजों ने पकड़ लिया, चलो जी जेल में, आप जो है गड़बड़ करोगे जेल में चलो। 2-4 झूठी-मूठी केसेस में फँसाना कभी बड़ी बात होती नहीं। गांधी पकड़ के जेल में, वो जो आंदोलन सोचा था वो रह गया बीच में। जनता जो इकट्ठी हुई थी वो पैदल मार्च और शराब की दुकानों पे धरने और कितना टैक्स ना पे करना, वापस से सब लोगों को लगा यार ये क्या हुआ। गांधी जी तो जैसे पहले बीच में छोड़ गए थे ना, चौरा-चौरी के बाद जेल चले गए थे, फिर गांधी जी जेल में। अब हम कहाँ जाएँ? जाओ अपने-अपने घर। आंदोलन फिर से खत्म हो गया। यानी इस आंदोलन का नेट रिजल्ट निकला 0। जो ये दिल्ली समझौता था ये चालाकी थी अंग्रेजों की, और वहां ले जाके फिर हमारी आपस की तू में इस सब पे पानी फिर गया। इतना बढ़िया आंदोलन, कितने हजारों लोगों की आशाएं जिससे थी वो सब खत्म हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं अब इसको किताबी भाषा में, कि किताबें क्या कहती हैं इस बारे में। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। लास्ट ये पढ़ा था 102 पेज पर, कि किसके बारे में, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी संस्था, ये गांधी के बारे में कहा था। सविनय अवज्ञा, इसी को इंग्लिश में सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये नेगेटिव वर्ड है लेकिन ये रिस्पेक्ट को साथ लाता है, सविनय विद ड्यू रिस्पेक्ट। आंदोलन की बैक पे क्या था, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टाइम पे पता है क्या था, इस टाइम पे एक राजनीति इंडिया में पैरेलल में उभरती जा रही थी। किसकी? राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव जैसे यंग नौजवान लड़कों की। अब जैसे राजनीति में ना अब तक ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे, भाई लाला लाजपत राय भी कुछ जवान लड़के तो थे नहीं, बुजुर्ग थे, बड़ी एज के टीचर थे। तिलक भी एज थे, मतलब सब लोग 40, 45, 50 साल के थे। बहुत युवा की अगर बात करें तो इस टाइम तक बहुत ज्यादा युवा लोग थे नहीं जब तक गांधी जी की एंट्री हुई। सब लोग मतलब ऐसे थे। अब गांधी जी को देखो ना, 46 ईयर्स के वापस आए थे, 48 में ये आंदोलन शुरू किया चंपारण वाला, यानी आपके पिताजी की उम्र के। तो एक ना सोच समझ के दायरे में बड़ा प्रभाव पड़ता है एज का। जैसे 22 साल का लड़का जो सोचेगा, 20 साल का लड़का, 16 साल का, वो 50 साल का आदमी नहीं सोचेगा। उसकी सोच बिल्कुल अलग होगी, वो मेच्योर बातें सोचेगा। आजादी के लिए लड़ना, मरना, मर्डर कर डालना, ये 50 साल का आदमी नहीं सोचेगा। वो सोचेगा लिख पढ़ के जैसे तैसे बात करके मेरा काम बन जाए। 18 साल का लड़का सोचेगा इतना खौफ बिठा दूं, इतना डरा दूं कि ये भाग जाए। डिफरेंस है ना काम करने के तरीके में। अब क्या हुआ, जब ये सब फेलियर और ये सब चल रहा था, लोग दुखी थे, परेशान थे, तो कुछ यंग नौजवान लड़कों ने ग्रुप बनाया था, वो भी इसका पार्ट रहेगा आगे। उस ग्रुप का नाम था HRA, उसका अलग से इसमें आएगा मेंशन। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक क्रांतिकारियों ने इकट्ठे होकर दल बना लिया 1924 में। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, आपकी बड़ी इच्छा है देश के लिए काम करने की, आप बहुत कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पैसा। काम फ्री में कोई नहीं करता बेटा। आपको पोस्टर छपवाने हैं, आपको अपनी बात लिखवानी है कि भाई मैं क्रांति के रास्ते पे लोगों को इनवाइट करता हूँ कि आओ हम सब इकट्ठे होंगे। मुझे अपनी बात रखने के लिए, अगर मान लो मुझे गांव गांव जाना है, तो मैं गांव जब मैं यात्रा पे जाऊंगा, कोई भी लीडर सोच रहा है तो कहाँ रुकेगा, कहाँ खाना खाएगा, उसके संगी साथी कैसे साथ चलेंगे। अगर मान लो 10 लोग हैं, जा जाके गाँव में हम प्रचार, 10 लोगों का खाना पीना, किसके पास रुकेंगे, वहां बोलने के लिए माइक कौन लाएगा, जहाँ इकट्ठे गांव के लोग होंगे उनका चाय पानी नाश्ते का इंतजाम कौन करेगा। ये सब पैसा मांगते हैं। कांग्रेस थी फ्री, कांग्रेस ने तो 10,000 लोगों का खाना करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, अगलों के पास पैसा था, बड़ी राष्ट्रव्यापी संस्था थी। अब ये यंग लड़के हुए थे अलग अभी अभी, एक तो परिवार वाले गुस्से में थे कि तुम्हें जवानी में यही सूझ है, तुम जाके नौकरी क्यों नहीं करते, कुछ अपना खेत क्यों नहीं कमाते, तुम करोगे देश को आजाद। सोचो जब आजादी दिखती नहीं थी तब किसी के माँ बाप क्यों विश्वास करते इन लड़कों पर। आप आज कह के देखना मैं एनजीओ खोल लूंगा या मैं एनजीओ में काम करूंगी, कोई लड़की, माँ आप कहेंगे चुपचाप घर बैठ जा, काम तो उससे किया नहीं जाता, पढ़ाई तो उससे होती नहीं, तो एनजीओ चलाएगा। एनजीओ क्या है भाई, देश के लिए अच्छे काम करने की संस्था, वैसे करती नहीं है लेकिन है। तो हमारे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स खासकर, मैं तो खैर मेरी तो एज हो गई, तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी मानेंगे नहीं कि देश सेवा में मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो कहेंगे रोटी कहाँ से खाएगा, यहाँ रहना हो तो चुपचाप पढ़ ले लिख ले, इतने रुपए देंगे कि बस तेरी पढ़ाई लिखाई 1-2 साल और, फिर देंगे भी नहीं। सब पेरेंट्स चाहते हैं मेरा लड़का बढ़िया जिंदगी जिए, मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाए, बढ़िया जिंदगी जिए। तो इनके माँ बाप भी तो यही चाहते होंगे। भगत सिंह के पिताजी क्या चाहते होंगे, जाके शहीद हो जाए, कोई नहीं चाहता ऐसा। मैंने भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर में मेरा लड़का ना हो भगत सिंह, ये सबकी सोच है, आज भी है तब भी थी। तो अब इमेजिन करो इन लड़कों को कितनी दिक्कत थी कि माँ बाप पैसा नहीं देंगे, घर में कोई जमीन का टुकड़ा ये बेच नहीं सकते कि पैसे ले आए, इनके नाम है ही नहीं कुछ भी। तो जवान लड़के 20 साल 18 साल में कौन जमीनों के मालिक बनते हैं, बुजुर्ग कोई इनका साथी नहीं है, तो इनको पैसे ना तो घर वाले दें
और ना कोई संगठन दे, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई गांव के लोग। अब ये कहाँ जाए? तो इनको लगा कि भैया हमें तो ना लूटने पड़ेंगे पैसे। लूटे किसके? इंडियंस के। तो क्यों लूटे? अपने ही भाई हैं, इनकी तो आजादी के लिए लड़ेंगे। फिर किससे लूटोगे? अंग्रेजों से लूटेंगे। तो अंग्रेजों से पैसे लूटने के लिए एक कांड हुआ था 1924 में, जब संस्था बनी, फिर 25 में, जिसका नाम है काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी कांड। काकोरी बेसिकली एक स्टेशन का नाम था। वहां ट्रेन रुकती थी रोज, मतलब हर फ्राइडे या ट्यूसडे कोई दिन था, उस दिन उसमें खजाना, उसमें भर भर के बक्से जाते थे। किस चीज के? सोने के। सोना हमारे देश का, सामान हमारे देश का, लेकिन हक था अंग्रेजों का। तो उसको कहते थे वो ये राजसी, मतलब हमारा रॉयल लोगों का खजाना है, जबकि सब कुछ हमारा था। ये बात क्रांतिकारियों तक पहुंची कि भाई इस दिन फला दिन यहाँ से ट्रेन निकलती है, और ज्यादा ये लोग मतलब इनमें वो है ना कि भाई इंडियंस तो डरपोक हैं, बस दो एक आदमी होते हैं गनवन लेके, ज्यादा कुछ ऐसे कुछ ताले वाले ज्यादा भारी नहीं लगाते, दो हथौड़े मारे ताला टूट जाएगा, उसको लूट लेते हैं। तो इन लोगों ने प्लान किया, और वो आपने शायद मूवी में देखा होगा, काकोरी स्टेशन से जैसे ही ट्रेन आगे निकली, इन्होंने ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन रुक गई एक जंगल में जाके, जब तक वो टीटी वगैरह आए कि भाई कहाँ रुकी है, क्योंकि नीचे ब्रेक लगता है उस जहाँ रुकती है वो। तो एकदम से ये सारे बोगीज में सवार थे, छोटी छोटी ट्रेन थी, थोड़े लोग होते थे, भीड़ भाड़ थी नहीं ज्यादा। ये अपनी अपनी बोगी में जैसे चार 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 लड़के इकट्ठे हो गए थे। मान लो 10 डिब्बे हैं तो 40 लोग हो गए, 5 डिब्बे हैं तो 20 लोग हो गए। अब ये सारे कूद गए, ट्रेन रुक गई, और इनके हाथ में जो थी पिस्तौल थी। तो इन सब ने जो है घोषणा कर दी कि भाई हम किसी को मारना नहीं चाहते, हमारा टारगेट सिर्फ ये लूटना है। जो अंग्रेज उसमें था एक सवार, उसको शूट कर दिया। अब वो गार्ड जो थे आधे इंडियन थे, एक दो को मार दिया, बक्से उतारे। जवान लड़के थे, कितनी देर लगती है, बक्से तुरंत तुरंत ढोके नीचे उतार दिए। अब बक्से पूरे लेके कैसे भागे? तो थोड़ी दूर अंदर जंगल में गए, वो बक्से नीचे रखे, ताले तोड़े, और उसमें जो पोटलियां थी, अब सोना तो किसी चीज में रख के ले जा रहे होंगे ना, वो लेके जंगलों में भाग गए। पर बड़े दुख की बात है कि सारे लड़के पकड़े गए। सिर्फ एक आजाद बचे थे, जिन्होंने भेष बदल के गांव में कोई बहुत दूर जाके शरण ले ली थी, यूपी बिहार साइड के किसी गांव में, और वो पंडित जी बन गए, बाल बाल कटवा के, पहचाने नहीं गए। बाकी सब पकड़े गए। कुछ को फांसी हुई, कुछ को काला पानी की सजा। मतलब ये मान लो कि संगठन खत्म हो गया। इस संगठन के खत्म होने का मतलब अकेली कांग्रेस फिर चल पड़ी। 1928 में फिर एक ऐसा संगठन बना भगत सिंह के कारण, उसने नाम रखा HSRA,